कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बना हुआ है और इसीलिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई शुरू कर दी थी, जिसमें ममता सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरी सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार से इतने सवाल किए कि बंगाल सरकार के वकील बगले झांकते हुए नजर आए। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई मामले की जांच कर रही है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की और इसके अलावा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशों के लागू होने तक डॉक्टरों की अंतरिम सुरक्षा की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बाकायदा उन्होंने आवेदन भी दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सबसे पहले 20 अगस्त को सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी और गुरुवार को इस मामले पर जब दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस मामले में 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने के कारणों पर सवाल उठाए। साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की दूसरी जगह नियुक्ति पर भी कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि जब प्रिंसिपल को उस कॉलेज से हटाया गया तो दूसरी जगह प्रिंसिपल कैसे और क्यों बना दिया गया। सीजीआई ने कहा कि रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता, जबकि शव बहुत पहले बरामद किया जा चुका था। सीजीआई ने कहा कि 14 घंटे की देरी के बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है और क्या कारण है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़िता के माता पिता ने कहा था कि जब हम औपचारिक शिकायत कर देंगे तभी एफआईआर दर्ज की जाए। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर की मौत से सदमे में आए उसके माता पिता ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं करने को कहा था, लेकिन बाद में पिता के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एफआईआर हॉस्पिटल ने नहीं बल्कि पीड़िता के पिता ने दर्ज करवाई है। कोलकाता पुलिस का यह आरोप गलत है कि पीड़िता के पिता ने ही एफआईआर दर्ज नहीं करने को कहा था। देखिए, सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने सीधे तौर पर कहा कि यह केस बहुत चौंकाने वाला है। हमने बीते 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। ये पूरा मामला सदमा देने वाला है। बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक है। ये एक कड़ी टिप्पणी थी बंगाल पुलिस के व्यवहार के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई सवाल इस मामले में उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंचनामे को लेकर के भी सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि अगर स्वाभाविक मौत थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया। पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर से हैरानी होती है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों से बंगाल सरकार पहले से ही घिरी हुई थी। ऐसे में सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया बेहद उदासीन रहा। घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को बहुत देर से दी गई। परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई। मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश करना संदेह पैदा करता है। वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के समय में अंतर है। आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने कई सवाल उठाए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि कोलकाता में मौके वारदात से छेड़छाड़ की गई, केस की लीपापोती की कोशिश की गई। साथ ही सीबीआई ने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में बंगाल सरकार की तरफ से 21 वकीलों की टीम लगी हुई है, जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे और इस टीम को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लीड कर रहे थे। कोलकाता के अस्पताल में 14 अगस्त की रात जो तोड़फोड़ हुई थी, उस मामले में बंगाल सरकार की पैरवी के लिए 21 वकीलों की टीम लगी है। इस टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल इस टीम को लीड कर रहे थे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने वकीलों को हिदायत दी है कि वो अपने तर्क सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर तैयार ना करें। सीजीआई ने कहा कि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो एक थ्योरी चल रही थी कि 151 ml सीमन मिलने वाली थ्योरी थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कई नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है। सीबीआई ने शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में कई प्रमुख बातें हैं। देखिए, अब तक की जांच के मुताबिक गैंगरेप की पुष्टि इस पूरे मामले में नहीं हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और सीसीटीवी के जो सबूत हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो अब तक सिर्फ आरोपी संजय रॉय शामिल होने की बात सामने आ रही है। सीबीआई अब वारदात में किसी और के शामिल होने का पता लगाने के लिए बाकायदा निजी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद लेने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे वारदात में अकेले संजय रॉय शामिल था। सीबीआई जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसके मुताबिक संजय रॉय ने ही रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज की सीबीआई जांच में इस बात की पुष्टि हो रही है। जांच टीम ने बाकायदा ऑटोप्सी रिपोर्ट की भी स्टडी की, जिसके बाद कहा गया कि यह गैंगरेप का नहीं बल्कि रेप और मर्डर का मामला लग रहा है। लेकिन सीबीआई अभी भी सभी तथ्यों को वेरीफाई करके ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है। इस पूरे मामले में सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में संदीप घोष का भी जिक्र है।
देखिए, रेप और मर्डर के मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। गुरुवार को लगातार 7वें दिन भी सीबीआई की टीम ने संदीप घोष से पूछताछ की। जांच अधिकारी 6 दिन में अब तक संदीप घोष से करीब 77 घंटे की पूछताछ कर चुके हैं। 7वें दिन भी संदीप से पूछताछ की जा रही है और सवाल उठ रहा था कि संदीप घोष ऐसा क्या जानता है जो सीबीआई को उन्हें बार बार बुलाने की जरूरत पड़ रही है। गुरुवार को सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया। क्या संदीप घोष की हो सकती है गिरफ्तारी? देखिए, सीबीआई को संदीप घोष की ओर से कई खामियां मिली हैं। प्रिंसिपल रहते हुए जिस तरीके से उनको एक्ट करना चाहिए था, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि जो क्राइम सीन है वहां पर छेड़खानी की गई है। मामले को संवेदनशीलता से संभालने में अस्पताल के अधिकारियों की ओर से भी लापरवाही की गई। सीबीआई का मानना है कि ऐसे मामलों में सभी प्रोटोकॉल जानने के बावजूद अस्पताल में मौजूद तमाम अधिकारी, खास करके प्रिंसिपल संदीप घोष, अपराध स्थल की पूरी तरह से जैसे उनको सुरक्षा करनी चाहिए थी या जैसे क्राइम सीन को संभाल कर रखना चाहिए था ताकि आगे की जांच पूरी हो सके, उसमें वो विफल रहे। घोष ने हत्या की सूचना दिए जाने के बाद भी सक्रिय नहीं हुए, एक्टिव नहीं हुए और वहां पर जो रेनोवेशन का काम हुआ उसकी वजह से भी सब कुछ सवालों के घेरे में है। एफआईआर दर्ज करने में देरी भी सीबीआई जांच के दायरे में है और कोलकाता पुलिस द्वारा दी गई टाइमलाइन को भी सीबीआई वेरीफाई कर रही है। देखिए, सीजीआई ने इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल से पूछा कि डीडी एंट्री के मुताबिक अननेचुरल डेथ सुबह 10:10 बजे दर्ज की गई और फिर 11:30 बजे रात में एफआईआर दर्ज क्यों की गई, इतना वक्त क्यों लगा? ये बात बेहद परेशान करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 अगस्त की रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई, ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस से पूछा कि यूडी अननेचुरल डेथ केस आपने कब दर्ज किया? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से फिर पूछा आखिर इतना समय क्यों लगा? जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि पोस्टमार्टम कब हुआ, जिस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि शाम 6:10 से 7:10 के बीच हुआ। उन्होंने आगे पूछा कि कैसे 9 अगस्त को रात 6:10 पर पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत हो गई और फिर भी अप्राकृतिक मौत की जानकारी 9 अगस्त को रात 11:30 बजे पुलिस को भेजी जाती है। ये बहुत परेशान करने वाला है। हालांकि बलात्कार, हत्या 8-9 अगस्त की रात में हुआ था, लेकिन पुलिस को 9 अगस्त की सुबह 10:10 पर ही अपराध के बारे में जानकारी दे दी गई थी। अस्पताल के अधिकारी इतने लंबे समय तक क्या कर रहे थे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल इस पूरे मामले में पूछे हैं और बंगाल सरकार और पूरा पुलिस सिस्टम, पुलिस तंत्र इसमें फंसा हुआ दिख रहा है। 21 वकीलों की टीम जरूर ममता बनर्जी की सरकार ने लगा दी है, लेकिन जितने सवाल सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके जवाब देना उनके लिए मुश्किल नजर आ रहा था। ऐसे में सवाल यही है कि जो बात सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में कही गई है और जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सभी जज पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी हीला हवाली क्यों हुई और जिस तरीके से जांच हुई, अगर जस्टिस को यह कहना पड़ रहा है कि ये पूरा मामला शर्मसार करने वाला है, तो आप अंदाजा लगाइए बंगाल में क्या स्थिति है। आप अंदाजा लगाइए कोलकाता में इस केस को दबाने, निपटाने के लिए कितनी कोशिशें की गई होंगी और क्यों जब सीबीआई जांच हो रही है तो उस पर इतने सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।